जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, एक विशेष अभियान 5 जून से और 15 अगस्त तक, जिसमें मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने की उस संकल्प से सिद्धि के सफ़र के उन सारी चीज़ों को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हाथ में लिया है। कल विश्व पर्यावरण दिवस है और पार्टी बहुत नीचे के स्तर पर जो अभियान चला रखा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का काम करेगा। इस काम को हम लोग 15 अगस्त तक चलाएंगे, पेड़ लगाने को, क्योंकि बारिश की और बाकी सब कठिनाइयों को देखते हुए कि ये पार्टी का एक लगातार निरंतर उपक्रम बने और कार्यकर्ताओं की आदत में भी आए कि वो ये पेड़ लगाने का काम करें। 8 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 वर्षों की सफलता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद प्रदेशों की राजधानी में मुख्यमंत्री और जिम्मेवार लोग करेंगे और उसके बाद जिलों में 12 से लेकर 14 तक हम लोग जो हमारा शक्ति केंद्र है उसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको लेकर संकल्प से सिद्धि के सफर के बारे में सभाएं करेंगे। 15 से लेकर 17 तक ये काम हम लोग नीचे शक्ति केंद्रों तक करेंगे और 12 से 14 तक मंडलों में करेंगे। 17 से 21 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी और 21 तारीख को प्रत्येक मंडल में योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। 23 जून हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान हुआ था देश की एकता और अखंडता को लेकर, संघर्ष को लेकर, और इसलिए उनका बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी नीचे के स्तर पर उनको श्रद्धा से याद करने से लेकर, उनके विचारों पर चर्चा से लेकर पूरे देश भर में हम लोग करेंगे। देश की राजनीति में यूँ तो बहुत बदलाव हुए, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त किया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर पहरा बैठाया। नई पीढ़ी शायद उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो उस पीढ़ी से गुजरे हुए लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि 25 जून 1975 देश में उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, आपातकाल लगा, 19 महीने तक लोग जेल में रहे, यातनाएं सही, और उस दृश्य को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस आपातकाल की विभीषिका को नई पीढ़ी जाने कि लोकतंत्र और संविधान को बार बार दुहाई देने वाले लोगों ने इस देश में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया भारत के संविधान के प्रावधानों का, और 356 का दुरुपयोग तो 96 टाइम, 96 बार ये कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन शासन ने किया था। इसलिए आपातकाल को लेकर एक विशेष लोक जागरण का काम हम लोग करेंगे। इसी महीने 29 तारीख को, जैसा एक देश में प्रधानमंत्री जी ने नवाचार किया, इनोवेशन किया, रेडियो को पुनर्जीवित किया, और एक विशेष प्रसारण वो महीने के आखिरी रविवार को देश भर के लोगों के समक्ष रखते हैं। उसके 125 से भी ज़्यादा एपिसोड हुए। अद्भुत बात यह है कि देश को जोड़ने वाला काम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक, उसमें हर बात का उल्लेख होता है। तो मन की बात, ये पार्टी के कार्यक्रमों का उसमें विशेष व्यवस्था हमारी रहती है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के देश की उस व्यवस्था में शुमार हो गया, जिसमें 20,000 में से 15,000 से भी 17,000 से भी ऊपर बूथों पर ये सुना जाता है, यानी इतनी इकाइयों तक हमारी सक्रियता उसमें है। तो कुल मिलाकर जो पार्टी के आने वाले समय के जो अभियान थे उसकी जानकारी रखी। सरकार भी पूरे 11 वर्षों में केंद्र की सरकार के जरिए जो काम हरियाणा में हो उसकी चर्चा होगी। लेकिन एक विशेष बात जो हरियाणा के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए पार्टी ने तय किया है कि जो 70 से ऊपर के जो जितने लोग हैं, आयुष्मान भारत का 100% रजिस्ट्रेशन उसमें सरकार करेगी, पार्टी उसमें पूरा सहयोग करेगी कि इतने 70 से ऊपर की आयु के जितने बुजुर्ग हैं उनका आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे कि वो 100% पूरा हो जाए।
धन्यवाद। हमारे 11 साल के कार्यकाल को जनता से वायदे किए गए थे, क्या मानते हैं कि उनको लगभग पूरा किया गया है? देखिए, मेरे ख्याल से, मैं भी बहुत अरसे से राजनीति में और एक राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के नाते नहीं, लेकिन छोटी बात से शुरू करता हूँ। ये हरियाणा की धरती है जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करते हैं और एकदम से केवल हरियाणा नहीं, देश में सेक्स रेशियो बढ़ जाता है। शौचालय छोटी चीज़ लगती होगी, लेकिन महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई उपकार हो सकता है। उज्ज्वला के लिए तरसते थे लोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जिस तरीके की गति दी दी और देश में 6.5 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर सड़कें बनी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश नहीं दुनिया की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को सीधे उनके खातों में पैसा जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़मीनी तौर पर थी। आज भारत की सेना, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर का अवसर आया था, तो एक समय था कि जब हम दुनिया से, अधिकांश दुनिया के देशों से हथियार को और इंपोर्ट करते थे। भारत की सेना ने तुर्की के ड्रोन को डिफ्यूज़ किया, तो भारत की अपनी बनी हुई जो स्वदेशी लाइट फील्ड गन थी, उससे उसको डिफ्यूज़ किया। एक उदाहरण है कि सेना को भी हथियारों के तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि देश में 11 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा भी हुआ है और देश में जो सामान्य बुनियादी बदलाव था वो भी आया। राहुल गांधी आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ उनका मंथन है। हरियाणा में चाहे संगठन विस्तार की बात है कांग्रेस की, और चाहे विपक्ष का नेता बनाने के बाद, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है। एक बड़ी मीटिंग जो है वो कांग्रेस की आज चंडीगढ़ के अंदर राहुल गांधी पहुंचे, कैसे देखते? क्या कुछ असर नजर आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक समय था जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी और लोग ये कहते थे, धारणा थी कि कांग्रेस ही देश पर राज कर सकती है, नेहरू गांधी खानदानी देश पर राज कर सकता है। ऐसे में देश ने उनको नीति से और व्यवहार से नकारा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, उसके दोषी वो खुद हैं। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल लचर है, कहीं दिखता नहीं है। सत्ता में जब होते हैं तो भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी भले आदमी हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी में योग्यता और क्षमता के तौर पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की क्षमता मुझे दिखाई नहीं देती। उनके जिस तरीके का आचरण है, देश के सामने अलग रूपों में लोगों ने उनको देखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता वो चंडीगढ़, क्या वो इंग्लैंड चले जाएंगे तो भी ये दृश्य रहेगा, अंडमान निकोबार जाएंगे तो भी ये दृश्य रहेगा, हरियाणा हो, पंजाब आओ, राजस्थान जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जो वैचारिक तौर पर लोगों ने नकारा है, उसमें कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र लोगों ने देखा है। अनेक अवसरों पर जब देश में एकजुट होने की स्थिति होती है तो विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र और संविधान पर उंगली खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया देखती है। लोकसभा का 70 गुना बुलाने की मांग जो है कांग्रेस लगातार उठा रही है, क्या इससे विशेष 70 की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग की? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके बाद, देखिए, संकट में हम लोग विचार और दल से इतर हम लोग खड़े होते हैं। आज मैं उनके बयान देखता हूं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर से लेकर तमाम लोग, ये मोदी जी की नेतृत्व की ही काबिलियत है कि उन्होंने उदारता से सबको कहा कि इस समय देश का पक्ष दुनिया के सामने जाना चाहिए, आतंकवाद के मसले में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा रहना चाहिए और देश को हकीकत बतानी चाहिए। उसी का नतीजा था कि कोलंबिया की प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा कि पाकिस्तान के बारे में हमें भ्रांति थी, पाकिस्तान दोषी है, इसलिए मैं अपने बयान को वापस लेती हूँ। ये भारत की विदेश नीति से लेकर भारत की नेतृत्व की बड़ी ताकत थी और इसलिए लोकसभा का सत्र बुलाएं नहीं बुलाएं, ये प्रिविलेज तो राष्ट्रपति जी का और स्पीकर महोदय का होता है। लेकिन जो चीज़ें वो देश के समक्ष हैं, अच्छी बात ये थी कि देश पूरा एकजुट था, पूरे देश ने बहुत धैर्य के साथ में, नहीं तो पहले ये होता था कि बॉर्डर के एरिए के, पंजाब हो चाहे हरियाणा के जुड़े हुए एरिया हो चाहे राजस्थान की सीमा हो, उन सीमाओं से गाँव के गाँव खाली कराए जाते थे। इतने बड़े ऑपरेशन में एक भी व्यक्ति को पलायन पर मजबूर नहीं होना पड़ा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस की विशेष सत्र बुलाने की मांग, जब सत्र आएगा अपनी बात रखें, उस समय तो नौटंकी के अलावा कुछ करते नहीं है।
और अब विशेष सत्र बुला के कौन सा तीर मार लेंगे। प्रभारी जी, लेकिन विपक्ष दूर होने के बाद विवादित बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आए, विपक्ष की तरफ से भी आए। विपक्ष ने तो ये तक मांग कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दिए जाए। ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस हर बार सबूत मांगती है। मेरे ख्याल से सबूत दुनिया को मिल चुका है। भारत के नहीं, दुनिया के युद्ध इतिहास में किसी भी ऑपरेशन में इस तरीके की सटीक रणनीति से उनके पाकिस्तान में जाके नो के नो ठिकानों को ध्वस्त करना, 100 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादियों का मारा जाना, ये दुनिया के सामने है। उनके आदमी रो रहे हैं, वो प्रमाण ही है। हाफिज सईद के परिवार के लोग मर गए तो प्रमाण क्या मांगेंगे, प्रमाण है ही। एक बात अभी पीछे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, पूरा विकास साहब आपके साथ था, पीछे मेरे साथ था, तो लड़ाई को बंद क्यों कर दिया? तो क्यों ले सकते थे? उनका कहना ये है, उसमें आप क्या करें? भैया जी, कहना बहुत आसान है। ये लड़ाई कोई इंसानों को मारने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई आतंकवाद पर प्रहार करने की थी। और मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह से दावे से कह सकता हूँ, जितनी मेरी अपनी समझ है, कि आतंकवाद के खात्मे के कारण जहाँ से जो जड़ थी उसको इस तरीके से प्रहार करना, ये कोई युद्ध नहीं था। और युद्ध की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। घर में खाट पे पड़े पड़े कहना तो आसान होता है, आदमी पड़ोसी से मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हमारे देश की 140 करोड़ जनता है, उसके प्रति हमारी जवाबदेही है। देश की अर्थव्यवस्था है, सारे पक्ष जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत ने दुनिया के सामने एक मॉडल है। नहीं तो रूस और यूक्रेन अभी तक लड़ रहे हैं और दोनों ही देश बर्बाद होने की स्थिति में है। भारत की जो युद्ध की रणनीतिक तौर पर जो मुझे सफलता लगती है कि उसमें सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प से सिद्धि की 11 वर्षों की जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो विकसित भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता ने लिया है, उन सब विषयों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हमारी तीनों सेनाओं ने जिस कूटनीति के साथ, जिस साहस के साथ और जिस प्रकार की नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी के आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान की सेना के द्वारा किए गए हमलों का सटीक जवाब दिया और आकाश में ही नेस्त नाबूद करने का काम किया। ये विश्व के इतिहास में पहली लड़ाई है जो ज़मीनी स्तर पर ना होकर आकाश में लड़ी गई और उसका भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया है। मैं भारतीय सेना के इस पराक्रम को, इस शौर्य को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का निर्णय लिया, आज प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ पूरा देश खड़ा है। पूरी दुनिया के देश आज भारत के पक्ष में है। और जिस प्रकार से जो डेलीगेशन देश की तरफ से गए थे, उन्होंने भी जिस प्रकार से आगे बताया है, पूरी दुनिया के देशों ने उनका स्वागत किया है, उनकी बात को सुना है और पूरी दुनिया के मीडिया जगत ने भी भारत के पक्ष को अच्छे से रखा। भाजपा का संगठन जो है वो हरियाणा और देश में मजबूत हो रहा, घर घर जाने की योजना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो घर घर जाएंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ अगर किसी को नहीं मिला है उसको दिलवाने का काम करेंगे। 70 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान का लाभ मिले। प्रत्येक जो गरीबी रेखा में आने वाले लोग हैं, जो 1,80,000 से नीचे की इनकम के परिवार हैं, उनको वो सब सुविधाएं मिलें जो सरकार की अनेक योजनाएं चली हैं। और अगर किसी को नहीं उस योजना का लाभ मिला है तो उनको लाभ दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। राहुल गांधी का दौरा तो वही ढाके 3 पात रहने वाला है। राहुल गांधी जी जब भी आते हैं वो कुछ लोगों को नए कपड़े पहना के चले जाते हैं, फिर उन कपड़ों को फाड़ने का काम वो हरियाणा के कांग्रेस के नेता करते हैं। अभी उदय भान जी को जो जिम्मेवारी दे रखी है, उनकी टीम भी नहीं बननी। अब हमें लगता है कि उनकी टीम को बनवा के जाने की योजना बनाई है। देखते हैं उनकी टीम बनती है कि नहीं बनती है या उनको ही बदल दिया जाता है। क्या मानते हैं विपक्ष का नेता भी बना हुआ है? विपक्ष का नेता लोकतंत्र
के लिहाज से मैंने पहले भी बोला है कि, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा में बोला है कि जिस प्रकार के विधायकों की जो भावना है, विधायकों की भावना हुड्डा जी के साथ है, हम उसी से काम चला रहे हैं।